जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परमाणु बम क्या है। परमाणु बम एक विनाश का दूसरा रूप है। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और आज हमारी दृष्टि जिधर जाती है उधर प्रभु की विलक्षण सृष्टि के ऊपर वैज्ञानिक करिश्मा ही दिखाई देता है। अर्थात कहने का मतलब मानव ने अनेक तकनीकों का टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके ऐसे ऐसे डिवाइस उपकरण बनाए हैं जो हमारे जीवन को काफ़ी सुखमय बनाया है। साथ ही साथ ऐसे भी कुछ डिवाइस बनाए हैं जो विनाशकारी है, विनाश लेकर आती है। उसी में अगर हम देखते हैं तो यह एटम बम भी विनाश लेकर आने वाला एक बम है। जहाँ पर भी एटम बम का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर वातावरण में उपस्थित सभी पदार्थ को यह प्लाज्मा अवस्था में, पदार्थ की चौथी अवस्था में पहुँचा देता है। प्लाज्मा अवस्था का मतलब जितना तापमान सूर्य के सतह पर है और सूर्य पर जिस सभी पदार्थ जो है वो प्लाज्मा स्टेज में है, यानी लाखों डिग्री सेल्सियस में है। और इस परमाणु बम के प्रयोग से होता है क्या कि वातावरण का टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सजीव प्राणी की आप क्या बात करते हैं, अजैविक घटक है, अर्थात आप घर लोहा का बना कर रखे हैं तो वो भी पिघल कर राख हो जाएगा, इतना तापमान की वृद्धि हो जाती है। तो ये काफ़ी विनाश है। तो आइए हम लोग देखते हैं एटम बम। तो एटम बम में हम लोग परिचय देख लिए, परिचय के बाद बनावट की बात करते हैं, फिर इसमें कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं, फिर सिद्धांत इसके क्या है और फिर इसके प्रभाव क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले अगर देखें तो इसकी संरचना में इस तरह की एक आकृति ऊपर से होती है और इसमें यहाँ पर इस तरह की आपकी एक संरचना पाई जाती है जिसमें एक यहाँ पर टाइमर लगाया गया रहता है। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से ये संरचना होती है, ठीक है ना। इस तरह से एक संरचना होती है। ये एटम बम का एक संरचना मैं बना रहा हूँ, यानी बनावट है कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस तरह से मिलकर बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सामान्य तौर से इस तरह की आपको संरचना दिखाई देगी और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह की एक संरचना दिखाई देगी और फिर इसमें आपको ये समान विस्फोटक रहते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ कहाँ पर क्या होता है। एक्चुअली यह आपका ईंधन है, ठीक है ना, और इसमें ईंधन प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। ये अगर देखें तो ये देखेंगे कि समान विस्फोटक होते हैं, समान विस्फोटक, ठीक है ना। समान विस्फोटक यानी जो हम लोग गोली बारूद का इस्तेमाल बारूद का करते हैं जिससे हम लोग पटाखा फोड़ते हैं, उस टाइप का विस्फोटक लगाया रहता है। और ये नीचे जो देख रहे हैं ये भी ईंधन ही है, यानी प्लूटोनियम ही है, ठीक है ना। प्लूटोनियम ईंधन कहने का मतलब है कि यह एक प्रकार का रेडियो सक्रिय तत्व है। यह किस प्रकार का तत्व है? रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ठीक है ना। ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कुछ पोर्शन रखे जाते हैं, यहाँ रखे जाते हैं, मैं इसका भी कारण बता रहा हूँ। लेकिन इसमें एक यहाँ से ये दोनों से एक ऐसे सर्किट पूरा करके और यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई रहती है और यहाँ पर एक टाइमर सेट होता है ना, टाइमर सेट लगा हुआ रहता है। टाइमर सेट का मतलब होता है कि एक निश्चित समय का अंतराल देने के बाद यह सर्किट को पूरा कर देता है सेल से जोड़कर और धारा प्रवाहित होती है और यह विस्फोट कर जाता है। तो सबसे पहले अब 1 बाई 1 मैंने इसकी संरचना को जब मैंने बना दिया तो 1 बाई 1 इसके कार्य को भी मैं बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझें। एक्चुअली होता क्या है कि एक इस प्रकार की संरचना में सबसे पहले एक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये आपका ईंधन है, ये समझिए कि दीवार है, ठीक है ना, जिसके अंदर एक बर्तन है जिसके अंदर ये ईंधन प्लूटोनियम को रखा गया है, रेडियो सक्रिय पदार्थ को रखा गया है और साथ में इसमें समान विस्फोटक रखा गया है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगा।
तो 1/1 करके अब हम लोग समझते हैं। यह हमारा जो ईंधन है, ऊपर ईंधन जो है, सपोज मान लीजिए कि ये 50 यूनिट हमने ईंधन ले लिया। 50 यूनिट कहने का मतलब कि हमने प्लूटोनियम का 50 kg मान लीजिए ले लिया, और ये हमने ले लिया 55 kg, ठीक है ना। ये 55 यूनिट हम ले रहे हैं, यूनिट का मतलब मात्रक वही kg जिस मात्रक में आप मापते हो, इसको हम लोगों ने 55 ले लिया। और इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये दोनों ऐड करके 105 यूनिट हो जाएगा। मान लीजिए एक हमने सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर इस यूरेनियम का अगर हम लोग ये देखें कि क्रांतिक मास यानी क्रांतिक द्रव्यमान, ठीक है ना, क्रांतिक द्रव्यमान अगर ये 100 यूनिट है, ठीक है ना, तो 100 यूनिट क्रांतिक द्रव्यमान है, तो जैसे ही हम लोग ये समान विस्फोटक में विस्फोट कराएंगे, जब हटेंगे ये दोनों मिलकर 100 से अधिक हो जाएंगे तो ये विस्फोट कर जाएगा। आप अगर नहीं समझे तो इसको अब थ्योरी को समझिए। अभी ये आपने संरचना समझा, इसकी बनावट को समझा, अब इसकी थ्योरी को समझिए। इसको थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले इस क्रांतिक द्रव्यमान को समझिए। अब आप सभी जानते हैं कि रेडियो सक्रिय, मान लीजिए कि एक रेडियो सक्रिय है, ठीक है ना, ये एक भारी नाभिक है, ठीक है ना, ये भारी नाभिक है, ठीक है ना। कैसा नाभिक है? भारी नाभिक है। आप जानते हैं कि जो भारी नाभिक होते हैं, बड़े नाभिक होते हैं, वो एक निश्चित परमाणु संख्या के बाद वह स्वतः विखंडन होते रहते हैं। इसको हम लोग रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। ये ऐसा होता क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रतिकर्षण बल होते हैं धनावेशों के वजह से, और इसे अंदर की तरफ रखने वाले जो नाभिकीय बल होते हैं उसको बांधकर ये दोनों नाजुक संतुलन में होते हैं। इसके वजह से ये क्या होते हैं? विस्फोट कर जाते हैं। तो ये विस्फोट नहीं हम बोलेंगे, मतलब यह टूट जाते हैं नाभिक, उत्सर्जित इससे होते हैं अल्फा बीटा गामा जैसे किरणों का, यानी जिसको हम लोग रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये भारी नाभिक जो है, इसकी एक खास मात्रा पर यह स्थिर रहते हैं। ये एक्चुअली ये तो क्या करते हैं? टूटते हैं, ठीक है ना, ये टूटते हैं। ऐसे नाभिक क्या करते हैं? टूटते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा पर, एक निश्चित, ठीक है ना, निश्चित मात्रा पर यह स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं। यह निश्चित मात्रा पर क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। कहने का मतलब कि ये भारी नाभिक है, एक खास द्रव्यमान तक अगर है, यानी उस द्रव्यमान से कम है या बराबर है, तो ये नहीं टूटेंगे, स्थिर रहेंगे। और उस द्रव्यमान से अधिक अगर कर देते हैं तो ये टूट जाते हैं, ठीक है ना, यानी इसका विखंडन अभिक्रिया आरंभ हो जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अगर आपने नाभिकीय अभिक्रिया को नहीं समझा है तो मेरा पिछला क्लास आप देखिए, तब फिर इस लेक्चर को आप देखें तो समझ जाएंगे आसानी से। अब ये आप ऐसे नहीं समझे हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट्स कर दे रहा हूँ। जैसे एक रेडियो सक्रिय U92-235 आपने एक नाभिक ले लिया और इस पर मंद गति के न्यूट्रॉन से प्रहार करेंगे तो ये बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस एनर्जी, ठीक है ना, ठीक है, आप प्लस 3 न्यूट्रॉन, इसमें ये टूट जाते हैं। यानी एक भारी अस्थायी नाभिक टूटकर छोटे छोटे अन्य नाभिक का निर्माण करते हैं, ऊर्जा की विशाल राशि भी विमोचित करते हैं और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन भी करते हैं। और यह 3 न्यूट्रॉन यूरेनियम के अलग अलग 3 नाभिक को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। और फिर ये 3 नाभिक को तोड़ेंगे तो प्रत्येक से 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और फिर आगे ऐसे तोड़ते चले जाएंगे। पहला बार 1 टूटेगा, दूसरा बार 3 टूटेगा, और यह 3 क्या करेगा? 3-3 छोड़ेगा तो 9 टूटेगा, फिर ये 27 टूटेगा, फिर 81, ऐसे करके अनियंत्रित हो जाती है और एक श्रृंखलाबद्ध होती है। इसलिए इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये वही टूटने की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक खास द्रव्यमान तक अगर कोई नाभिक भारी है तो वहाँ पर स्थिर रहते हैं, लेकिन उस खास द्रव्यमान से ज़्यादा होने पर वह टूट जाते हैं। तो जिस द्रव्यमान तक कोई भारी नाभिक स्वतः नहीं टूटते हैं, उस द्रव्यमान को ही हम लोग क्रांतिक द्रव्यमान, क्रिटिकल मास कहते हैं, क्रिटिकल मास कहते हैं, ठीक है ना, ये क्रिटिकल हम लोग मास कहते हैं।
अब ये क्रिटिकल मास जो हम लोग कहते हैं, ये क्रांतिक जो मास कहते हैं, तो मान लीजिए कि ये हमने प्लूटोनियम जो ईंधन यहाँ लिया है, ये प्लूटोनियम ईंधन जो है इसका क्रांतिक जो मास है वो 100 है। अब 100 कहें क्रांतिक मास, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, ऐसे समझिए। इसका मतलब यह है कि 100 यूनिट तक, यानी यूरेनियम अगर ये प्लूटोनियम 100 यूनिट यानी 100 केजी तक अगर है तो यह नहीं टूटेगा, स्थिर है। 100 केजी से 100 यूनिट से जैसे ही ज़्यादा इसकी मात्रा होगी यह टूटना आरंभ हो जाएगा, यानी इसका विखंडन अभिक्रिया आरंभ हो जाएगी। अब सोचिएगा कि ये 100 जो सर बोल रहे हैं ये 100 होता है इसका क्रांतिक मान, क्रिटिकल मान, क्या क्रिटिकल मास? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। हर पदार्थ का क्रिटिकल मास जो होता है वो अलग अलग होता है। ये डाटा आपको नहीं पढ़नी है, आपको ये लॉजिक समझनी है, ठीक है ना। तो ये 100 केजी हमारा मान लीजिए कि ये क्रिटिकल मास है। अब 100 से 101, 102 या जो भी अधिक क्या हो जाएंगे, इससे जो भी अधिक हो जाएंगे वो अधिक होने के बाद क्या होंगे, वह विखंडन करना आरंभ करेंगे। तो हमको अगर यहाँ पर देखना है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि 105 यूनिट प्लूटोनियम है, यानी ये सक्रिय नाभिक सक्रिय रेडियो सक्रिय पदार्थ है, तो 105 यूनिट अगर हम रख रहे हैं और इसका क्रांतिक द्रव्यमान 100 यूनिट है, तो होगा क्या कि यह स्वतः विखंडित कर जाएगा और ये चेन रिएक्शन होगा, ये एटम बम का कार्य करना शुरू करेगा। तब हम इसको क्या करेंगे कि 2 टुकड़ों में बांट देंगे, ठीक है ना। 2 टुकड़ों में बांट दिए, मान लीजिए कि एक जगह 50 यूनिट, एक जगह 55 यूनिट, या एक जगह हम मान लीजिए कि 60 यूनिट रख दिए और एक जगह 45 यूनिट रखे। मतलब हम यह ध्यान रखेंगे कि उसको 2 टुकड़े में बांटेंगे और दोनों टुकड़ा क्या होगा, 100 से कम होना चाहिए। 100 से ज़्यादा का अगर एक जगह अगर रख देते हैं, यानी क्रांतिक द्रव्यमान जो इतना है उतना एक जगह नहीं रखेंगे। बस इतना आप समझ गए। तो वही किया जाता है कि यहाँ पर जो आप ईंधन देख रहे हैं, यहाँ पर अब ये ऊपर वाला ईंधन और नीचे वाला ईंधन दोनों एक ही ईंधन है, लेकिन इसको 2 खंड में रखा गया है और बीच में समान विस्फोटक रख देते हैं। समान विस्फोटक जो हम लोग बारूद इस्तेमाल करते हैं पटाखा में या जो भी बम फोड़ने में, वो बारूद यहाँ रख दिए जाते हैं। अब ये बारूद क्या होता है कि एक एक कनेक्टर से जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पर एक कनेक्ट है, ये सर्किट देख रहे हैं, ये परिपथ देख रहे होइएगा आप, एक परिपथ है, इस परिपथ से एक बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। एक क्या किया गया है, बैटरी जोड़ा गया है। अब इस बैटरी में टाइमर सेट किया रहता है। अगर कहीं पर बम गिराना है, ये एटम बम, तो उसी समय अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो उसी समय भी विस्फोट होगा, जो गिराने वाला गया वो भी स्वाहा हो जाएगा वहाँ। तो एक मान लीजिए कि एक प्लेन से गिराया जा रहा है एटम बम को, और यह हम सोच रहे हैं कि ये 10 मिनट बाद वहाँ पर ये क्या करे कि अपना प्रभाव उत्पन्न करे, ये बम कार्य करना शुरू करे। तो हम यहाँ 10 मिनट टाइमर सेट कर देंगे। कितना टाइमर सेट कर देंगे, 10 मिनट का टाइमर सेट कर देंगे। अब ये 10 मिनट का टाइमर सेट करेंगे तो ये 10 मिनट बाद जैसे ही हम उसको गिरा देंगे, अब ये 10 मिनट बाद क्या करेगा, ये बैटरी को कनेक्ट कर देगा और जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करेगा, अब ये क्या होगी, इससे विद्युत धारा यहाँ से आ जाएगी और ये विद्युत धारा चिंगारी उत्पन्न करेगी, ठीक है ना, स्पार्क करेगा। और इस चिंगारी की वजह से ये जो समान विस्फोटक रखे हैं, ये समान विस्फोटक क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर खत्म हो जाएंगे विस्फोट करके। अब ये समान विस्फोटक यहाँ से खत्म हो जाएंगे तो अब यहाँ पर खाली स्थान बच जाएंगे, भाई यह क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब मिलने के बाद अब जरा गौर से देखिएगा कि ऊपर हमारा ये जो ईंधन था 50 यूनिट था और नीचे था 55 यूनिट था। ऊपर 50 यूनिट था और नीचे 55 यूनिट था, तो दोनों मिलाकर 105 यूनिट हो गया। और इसका हम लोग क्रांतिक मास जो लिए हैं, क्रांतिक द्रव्यमान लिए हैं, वह 100 यूनिट लिए हैं। अब 100 यूनिट से अधिक क्रांतिक द्रव्यमान का यह हो गया। अब क्या होगा, ये जो विखंडन अभिक्रिया जो मैंने बताया है, वो विखंडन अभिक्रिया आरंभ हो जाएगा।
अब ये विखंडन अभिक्रिया जब आरंभ हो जाएगी तो इसके नाभिक टूटने लगेंगे, और जब नाभिक टूटेंगे तो यहाँ पर क्या देंगे, ऊर्जा देना शुरू करेंगे, ऊर्जा आरंभ करेंगे ऊर्जा देना। अब ये ऊर्जा देने की वजह से अब यह देखना पड़ेगा कि ये कितने प्रकार के यहाँ पर ऊर्जा का विमोचन ये करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के ऊर्जा का विमोचन करेंगे। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से ये ऊर्जा होगा, तो ये ऊर्जा के 3 जो प्रकार होंगे वो एक्चुअली आप सबसे पहले तो देखेंगे कि ये प्रकाशीय ऊर्जा निकलेगा, यानी बहुत मात्रा में प्रकाश निकलेगा, साथ ही साथ इसके साथ ऊष्मा निकलेगा, और साथ ही साथ इसके साथ विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलेंगे। ये 3 घटना घटेंगे, ठीक है ना। अब ये ऊष्मा से यहाँ का तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर जो भी वस्तु जहाँ पर ये गिराया गया है एटम बम, जो भी पदार्थ है वह प्लाज्मा अवस्था में पहुँच जाएगा। और ये प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जो 10⁷ डिग्री सेल्सियस तापमान के करीब होती है, ठीक है ना। अब इतना क्या कहते हैं कि इतना तापमान होगा, अब इस तापमान की वजह से वहाँ पर कोई भी वस्तु बच नहीं पाएगा, और सजीव प्राणी की तो हम लोग बात ही क्या करें, यानी पूरा सृष्टि का विनाश हो जाता है। ये हमारा एटम बम है। तो ये एटम बम, तो अगर हम लोग इसको समराइज कर ले तो एटम बम एक विनाशात्मक बम है, जिसकी बनावट में अगर हम लोग देखें तो इसमें एक बीच में समान विस्फोटक रखा जाता है जो इलेक्ट्रिक वायरिंग से जुड़ा रहता है, इलेक्ट्रिक सर्किट से, जो एक निश्चित समय के बाद यह विस्फोट कर जाता है, और 2 टुकड़ों में रखे हुए ये रेडियो सक्रिय पदार्थ आपस में मिलकर क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान के हो जाते हैं, और इनका स्वतः विखंडन होना शुरू हो जाता है। और ये नाभिकीय विखंडन होने के बाद यह ऊर्जा की विशाल राशि देने लगते हैं, और ये प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और विकिरण तीनों का उत्सर्जन करते हैं। अब ये तीनों के उत्सर्जन करने के बाद होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। सपोज कि हमने ये जो पदार्थ लिया है, यहाँ पर ये पदार्थ है, ठीक है ना, यहाँ पर ये पदार्थ है, ये विस्फोट किया तो इससे क्या निकलेंगे, ऊर्जा निकलेंगे, और ये ऊर्जा जो यहाँ से निकलेंगे, प्रकाश जो निकलेंगे, सब एक क्या करेंगे, बादल नुमा आकृति का निर्माण करेंगे। वहाँ पर एक धुंध सा छाया हुआ रहेगा, एक बादल जैसा वहाँ आपको दिखेगा, और ये धुंध जो छाया रहेगा इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर, ठीक है ना, न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ठीक है ना, न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर अम्ब्रेला कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला कहते हैं, ये छतरीनुमा उसके चारों तरफ धुंध जैसा छाया हुआ रहता है, और यहाँ पर इस जहाँ तक इसका प्रभाव गया है सभी पदार्थ प्लाज्मा स्टेट में आ जाएंगे, यानी सूर्य के सतह पर जिस अवस्था में सभी पदार्थ है उस अवस्था में चले जाएंगे। अब यह है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ कुछ बड़े बड़े विकिरण युक्त कण होंगे, ठीक है ना। ये विकिरण युक्त कण होंगे जो नीचे की तरफ बैठेंगे, ठीक है ना, नीचे की तरफ बैठेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फॉल आउट, ठीक है ना, न्यूक्लियर फॉल आउट कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर फॉल आउट होगा, ये न्यूक्लियर के छोटे छोटे विकिरण युक्त कण हैं, ये रेडिएशन वातावरण फैल जाएंगे और यहाँ पर गिरेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया हुआ जो एटम बम का, समझ सकते हैं कि ये एटम बम है। अब अगर हम लोग इसके अंदर विकास की अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर जो विकास किया गया है, किस सिद्धांत पर इसका विकास किया गया है, तो इसका विकास है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का कौन सा भाग है, तो ये हमारा नाभिकीय विखंडन का कौन सा अनियंत्रित वाला भाग है। तो हम लोग एक जानते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना, नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वह होता है, क्या होता है, नियंत्रित होता है, ठीक है ना, नियंत्रित
ठीक है, और एक होता है अनियंत्रित, ठीक है ना, अनियंत्रित। तो नियंत्रित पर परमाणु रिएक्टर बनता है, ठीक है ना, परमाणु रिएक्टर बनता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बिजली यानी विद्युत धारा उत्पादन, ठीक है ना। और अनियंत्रित पर इस पर परमाणु बम कार्य करता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विनाश करना, ठीक है ना, विनाश करना, ये मुख्य उद्देश्य हो जाता है इसका। अब अगर हम लोग बात करें कि सॉरी मैंने नाभिकीय अभिक्रिया लिख दिया है, तो नाभिकीय यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, विखंडन, ठीक है ना। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है यह दो प्रकार का होता है, एक नियंत्रित एक अनियंत्रित अनकंट्रोल। अब ये जो विनाश करता है, अगर हम लोग इस परमाणु विखंडन अभिक्रिया के खोजकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो ये खोजकर्ता जो थे वो हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन, ये हॉर्न और स्ट्रॉसमैन थे, ठीक है ना। हॉर्न और स्ट्रॉसमैन दो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, परमाणु नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की खोज की है। उसके बाद अगर हम लोग ये बात करें कि ये परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है, तो ये परमाणु बम के खोजकर्ता जो है ऑटो हॉर्न, वही ऑटो हॉर्न, ठीक है ना, यही हॉर्न महोदय परमाणु बम के खोजकर्ता हैं। अगर हम लोग ये बात करें कि परमाणु बम का प्रयोग कब कब आज तक संसार में किया गया है, तो ये 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, ये कहाँ था, जापान का शहर था हिरोशिमा, हिरोशिमा, और ये जापान का ही शहर था नागासाकी, ये था। अब इसमें हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और यहाँ पर जो बम गिराया गया था वो फैटमैन था, ठीक है ना। तो ये आप इसका पृष्ठभूमि अगर आप देखते हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आरंभ था, जिसमें 1945 आते आते हिटलर और मुसोलिनी का अंत हो चुका था, लेकिन अभी भी जापान पीछे नहीं हट रहा था। तो जापान को पीछे हटने के लिए मजबूर किया अमेरिका ने एटम बम गिराकर। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और पूरा जापान के शहर को तबाह कर दिया। फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया, 9 अगस्त को फैटमैन और 6 अगस्त को लिटिल बॉय गिराया गया था। ये बम के नाम थे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 6 अगस्त को कहाँ बम गिराया गया था, हिरोशिमा, नागासाकी, और 2 अन्य अवसर रहते हैं। आप कंफ्यूज करते हैं हिरोशिमा नागासाकी पर कम, तो एक चीज़ याद रखिए, 9 अगस्त और नागासाकी, 9 से 9 और 9 से नागासाकी, तो ये 9 से नागासाकी है, बाकी जो बच गया वो हिरोशिमा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब अगर हम लोग भारतीय, ठीक है ना, भारतीय परमाणु परीक्षण की अगर हम लोग बात करें तो भारत में परमाणु परीक्षण की अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे 18 मई, ठीक है ना, 18 मई 1974 को पहली बार परीक्षण किया गया था। परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था, 18 मई 1974 को। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इस परमाणु परीक्षण की भारत को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी थी, लेकिन एक डिक्टेटर महिला की तरह, मतलब एक समझिए कि इस मामले में एक तानाशाह बन गई, नहीं हम करेंगे तो करेंगे ही परीक्षण, किसी से झुकेंगे नहीं। तो ये काफ़ी सराहनीय उनका निर्णायक कदम था। 18 मई 1974 को परमाणु परीक्षण किया गया था। स्थान था पोखरण जो राजस्थान का है, ठीक है ना। और इस परमाणु परीक्षण से NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स ने भारत पर, जो 40 देशों का समूह है संभवतः, इसने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, जिससे महंगाई बढ़ गए थे, आयात निर्यात व्यापार प्रभावित हुए थे, जो आपातकाल की पृष्ठभूमि में से एक पृष्ठभूमि ये भी थी। खैर एनीवे ये आज़ाद भारत का राजनीतिक इतिहास है, हम उस पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर कोड एक पूछा जाता है कि प्रथम भारत परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो यहाँ पर था मुस्कुराते हुए बुद्ध, ठीक है ना, मुस्कुराते हुए बुद्ध, मुस्कुराते हुए बुद्ध,
ठीक है ना, मुस्कुराते हुए बुद्ध था। दूसरा कब किया गया, तो दूसरा 11 मई 1998 में, 11 मई 1998 में, और इसी समय 13 मई 1998 में ही दोबारा किया गया, और ये भी पोखरण में ही था। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में है। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में है, और ये पोखरण में किया गया था। और इस समय जो कोड था वह था कोड इस समय का बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है ना, ये बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है ना। भारतीय परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को देखें तो 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में पहली बार हुआ। कोड था मुस्कुराते हुए बुद्ध। 11 मई 1998 में फिर वही पोखरण पर, फिर 13 मई 1998 को ही पोखरण में किया गया। इस समय कोड था बुद्ध मुस्कुराएं। अब इस पर आपको ध्यान देने की बात होगी कि अमेरिकी सैटेलाइट और अमेरिकी एजेंसियों ने, अमेरिकी सरकारों ने हमारे इस कार्यक्रम पर बहुत निगाहें रखी थी, फिर भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, इनके दोनों के प्रयास और अथक प्रयास से हम इसमें भी सफल रहे और हमारा परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो इसमें हम लोग एक देखें कि इसमें जो हम लोगों ने 18 मई को 1974 को जो हम लोग परीक्षण किए थे, एक्चुअली उस समय जो इसकी क्षमता थी 12 किलोटन की थी, और इसमें जो है कई तरह की हम लोगों ने किया। इसमें बड़े बड़े परमाणु क्या कहते हैं, एटम बम के भी परीक्षण किए, और साथ ही साथ थर्मोन्यूक्लियर एटम बम का भी किया। और होमी जहांगीर भाभा की एक सपना थी कि हम ऐसे एटम बम बनाएंगे जो हम टेबल पर अगर परीक्षण कर रहे हैं तो टेबल तक ही उसके रेडिएशन रहेंगे, उसके प्रभाव बाहर नहीं जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखकर ये दूसरी बार जब 11 मई को परीक्षण किया गया था तो उस समय 0.20 किलोवाट का भी एक एटम बम का परीक्षण किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं लो यील्डिंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं, लो यील्डिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, लो यील्डिंग कैपेसिटी। तो ये एटम बम का पूरा इतिहास रहा और एटम बम का पूरे संसार में कैसा प्रभाव दिखा और भारत में इस तरह के परीक्षण क्या क्या हुए, मैं इसकी पूरी संरचना से लेकर यहाँ तक मैंने बताया और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे।